नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, 2 यूनिट हम पढ़ चुके थे। अभी थर्ड यूनिट के अंदर हमारा पहला टॉपिक होगा प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं दूसरी यूनिट के अंदर कि जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो फ्री स्पेस के अंदर जब ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है, ठीक है, तो उस समय फ्री स्पेस के अंदर उसकी जो स्पीड हमने निकाली थी, ठीक है, उसके बाद हमने उसका ट्रांसवर्स नेचर भी प्रूव किया था। उसके बाद फ्री स्पेस के अंदर जो रेजिस्टेंस काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रोकने का जो काम करता है, इम्पीडेंस निकाली थी हमने, वेव इम्पीडेंस। इसी प्रकार से अब किसी मीडियम के अंदर अगर वेव प्रोपोगेट कर रही है किसी माध्यम में, तो उस समय इसके अंदर क्या चेंज होंगे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज होगा और इसका जो इम्पीडेंस था उसमें क्या चेंज होगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है एक बार तो। ठीक है, तो अब पहले देखना इधर आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है वो देखना। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो सभी डायरेक्शन में एक समान बनी रहे। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। कोई मटेरियल है या आइसोट्रोपिक कब कहलाएगा, जब इसकी सभी डायरेक्शन में इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इस मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टीज है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी डायरेक्शन में एक जैसी रहे, कहीं पे कम ज्यादा नहीं हो, तो ऐसे मीडियम को हम आइसोट्रोपिक मीडियम कहते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द है यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसको हम पराविद्युत माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पराविद्युत माध्यम कहते हैं। ठीक है, पराविद्युत माध्यम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब ये क्या होता है देखना है, इंसल्टिंग मटेरियल विच कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रू विदाउट कंडक्टिंग। ठीक है, अब मतलब समझना, एक ऐसा मीडियम है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है, मतलब आगे भेजने का काम करता है, विदाउट कंडक्टिंग, उसमें करंट का कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आगे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, जैसे कि समझना, इधर देखना, ये कोई मेटलिक वायर है मान लो, या कोई मेटलिक मटेरियल है। ठीक है, बीच में हमने यहाँ पे क्या करा, एक मीडियम भर दिया। ये कोई मीडियम है, ठीक है, ये है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रबर हो सकता है, नाइलॉन हो सकता है, टेफ्लॉन, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं। ठीक है, अब ये मीडियम जो है ये एक प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, कुचालक पदार्थ ही होता है। ठीक है, अब इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है, हमने इसको कहीं से जोड़ रखा है, बैटरी से ऐसे ऐसे जोड़ रखा है हमने। ठीक है, अब देखना इधर, तो ये करंट यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगी, बीच में कुचालक पदार्थ जैसा एक पदार्थ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, अब देखना, इस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो है अपने अंदर एक बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो होता है, उस इंडक्शन मेथड से क्या करता है, अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक प्रकार से ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा देखना, इधर इधर जैसे हमने जोड़ रखा है पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देखना, इधर बाय जो है इंडक्शन, इसके जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे, ठीक है, इसके अंदर जो अणु होंगे वो ध्रुवित हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। इधर पॉजिटिव है तो ये इधर नेगेटिव प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे जो है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अणु है, वो ध्रुवित हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है अंदर के अणु ध्रुवित हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अंदर क्या हुआ देखना, एक इसका जो सिरा है वो नेगेटिव, दूसरा सिरा पॉजिटिव, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हम जिसको कहते हैं।
तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है तो ये जो मटेरियल है वो कंडक्टर की तरह काम करने लग जाता है, इसलिए वो इस इफेक्ट को इधर से जो भी है करंट वगैरह उसको आगे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, अब देखना इधर, अब हमें पढ़ना है यहाँ पे, अब कोई ये मीडियम है तो इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या चेंज होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब देखना है इधर, हमें वेलोसिटी देखनी है, v का मान निकालना है। जैसे हमने फ्री स्पेस के अंदर निकाला था v बराबर 1/√μ0ε0। यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, अभी देखना, स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल की इक्वेशन से। ठीक है, तो बाय मैक्सवेल इक्वेशंस मैक्सवेल की चारों इक्वेशन लिख देते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन थी डाइवर्जेंस ऑफ E बराबर ρ/ε0। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू ρ/ε0। दूसरी इक्वेशन थी डाइवर्जेंस ऑफ B बराबर 0। तीसरी इक्वेशन थी अपनी कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी। और चौथी इक्वेशन थी कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J प्लस डेल टी अपॉन डेल टी। ठीक है, इस प्रकार से ये चार इक्वेशन हमारी होती है यहाँ पे। ठीक है, A B C और ये D। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे, जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या होगा देखना इधर, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, किसी मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन। ठीक है, और वैक्यूम और एयर की होती है एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एच। तो म्यू जीरो जो होता है वो वैक्यूम या एयर के लिए होता है, मीडियम के लिए सिर्फ म्यू लिखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज रो जो होता है करंट जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगी। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात करंट डेंसिटी जे का मान जो है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जे भी जीरो हो जाएगा। जब हम सिग्मा को जीरो लिखेंगे, सिग्मा क्या होता है यहाँ पे, सिग्मा जो है वो करंट डेंसिटी है। ठीक है, सॉरी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर करंट जो कंडक्टिविटी उस मटेरियल की नहीं है, वो बाद में इंडक्शन से आई है। ठीक है, इधर लिखना जे बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू जे बराबर सिग्मा इंटू ई होता है। ठीक है, तो जब सिग्मा जीरो होगा तो जे का मान भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कंडक्टिविटी जीरो होती है। ठीक है, तो ये चारों चीजें हम इसके अंदर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन में कुछ चेंज हो जाएगा। देखना इधर, ये हो जाएगा जीरो, रो का मान जीरो, ये जीरो हो गया, ये तो है ही डाइवर्जेंस बी जीरो। यहाँ पे क्या होगा, बी की जगह म्यू इंटू एच लिखेंगे, तो बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, आगे म्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जे का मान जीरो और डेल डी अपॉन डेल टी, तो एप्सिलॉन इंटू डेल ई अपॉन डेल टी, ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी ये जो इक्वेशंस है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये परिवर्तित हो गई अपनी समीकरण। अब देखना, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 1C है उसका कर्ल ले रहे हैं। ठीक है, तो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 1C, जो इक्वेशन नंबर 1C है ये वाली, इसका हम कर्ल ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखना इधर, तो ये जगह कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस का म्यू डेल बाय डेल टी ऑफ कर्ल ऑफ H। ठीक है, ये हो गया। अब देखना इधर, इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ E। ठीक है,
इज इक्वल टू माइनस का म्यू और डेल बाई डेल टी और कर्ल ऑफ एच का मान क्या है एप्सिलॉन इनटू डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, अब देखना इधर डाइवर्जेंस ऑफ ई का मान क्या है 0, ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास ये हो जाएगा डेल स्क्वायर इंटू ई हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का म्यू एप्सिलॉन आगे आ जाएगा और डेल बाई डेल टी ऑफ डेल ई बाई डेल टी, तो डेल टू ई बाई डेल टी का स्क्वायर, माइनस से माइनस हट गया, ठीक है, तो हमको ये एक समीकरण मिल गई, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर ई माइनस का म्यू इंटू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमको इक्वेशन मिल गई, वेव इक्वेशन कहेंगे हम, डिफरेंशियल वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, ई की टर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में है, सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एच इजिकल टू नहीं माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हो गई। अब देखो आगे, अभी देखना आगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन का के लिए कंपेयर करेंगे हम इन दोनों को, जो अपनी जनरल इक्वेशन होती है रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वेव की जनरल इक्वेशन क्या होती है, पहले भी हमने देखी थी, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो जनरल इक्वेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, डेल स्क्वायर ऑफ साई माइनस का यहाँ पे होता है 1 अपॉन वी स्क्वायर और डेल टू साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेम ऐसा ही हमने डेरिवेशन पहले भी किया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, नॉट म्यू नॉट की जगह म्यू है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन है। ठीक है, अब आगे देखना, इक्वेशन नंबर 3 के बाद इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 3 को 4 से कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो म्यू एप्सिलॉन की जगह यहाँ पे क्या है 1 अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो कंपेयर करने पर हमको मिल जाएगा ये कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो v इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखना एक और चीज, म्यू क्या है, परमिबिलिटी है, चुंबकशीलता है माध्यम के लिए, एप्सिलॉन क्या है, ये परमिटिविटी है, विद्युतशीलता है माध्यम के लिए। हम जानते हैं एक आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन r जो है वो पराविद्युतांक जिसको बोलते हैं या अपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसी प्रकार से म्यू r इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू r इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है यहाँ पे म्यू r इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखना इधर, ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, किसके अंदर, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। आगे और थोड़ा इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो देखना इधर 1 अपॉन अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, देखो इधर म्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आगे देखना इधर 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखना इधर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, c होता है लाइट की स्पीड के बराबर 1 अपॉन, ये पढ़ चुके हम, c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के अंदर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ये। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखो b बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह अंडर रूट में जो है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे c अपॉन नीचे क्या बचा हुआ रहेगा
अंडर रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये वेलोसिटी है मीडियम के अंदर। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, अब देखना इधर ये जो म्यू आर और एप्सिलॉन आर होता है उसका मान हमेशा एक से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, चूंकि म्यू आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और एप्सिलॉन आर भी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये 1 से बड़ी, ये भी 1 से बड़ी क्वांटिटी, तो नीचे वाला मान कुछ पॉजिटिव है। तो जब ये वाला मान कुछ पॉजिटिव है तो ये वाला मान क्या होगा, कम प्राप्त होगा सी से, क्योंकि सी में किसी का भाग दे रहे हैं हम। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि v जो है वो लेस देन होता है c से। v जो है वो क्या है, लेस देन है c से। इससे क्या पता चलता है हमको कि जो मीडियम है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो क्या होगी, कम होगी। किसकी तुलना में, फ्री स्पेस जो हवा के अंदर या वैक्यूम फ्री स्पेस के अंदर जो वेलोसिटी होती है c, उस c से ये कम है यहाँ पे मीडियम के अंदर। ठीक है, अभी मीडियम जैसे एयर होगी तो ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कोई दूसरा माध्यम है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसके अंदर जब लाइट या कोई दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पास होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ भी हो सकती है, जैसे एक्सरे है, तो एक्सरे जो है वो किसी मीडियम के अंदर, ठीक है, जैसे हमारे शरीर के अंदर पास होगी या किसी और रबर के अंदर वगैरह पास होती है, तो उसकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड के बराबर नहीं होती है, उससे कम होगी मीडियम में, बाकी एयर और वैक्यूम में अप्रोक्स सी के बराबर होती है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि स्पीड डाउन हो जाती है। ठीक है, मीडियम के अंदर। अब देखना आगे, अगला टॉपिक है अपना, अब हम इम्पीडेंस देखेंगे। ठीक है, कि इम्पीडेंस कितना आ रहा है मीडियम के अंदर। इम्पीडेंस तो आ रहा है तभी ये स्लो हो रही है इसकी स्पीड। ठीक है, हाँ, अब देखना इधर इम्पीडेंस निकालना है हमको। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमने अभी दो निकाली है, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखना इधर, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3 सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे वहां पे हमने सॉल्यूशन लिखा था ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी सॉल्यूशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होगा, E0 e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा t। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख देंगे हम। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा H इज इक्वल टू H0 e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा t। ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां भी हमने करा था डाइवर्जेंस ही निकाला था, डाइवर्जेंस H निकाला था। ठीक है, तो नाउ यदि हम इनका डाइवर्जेंस निकालें तो डाइवर्जेंस ऑफ E का मान हमको मिलेगा आयोटा k वेक्टर डॉट E वेक्टर, जो वहां मिल रहा था वो ही यहाँ पे भी मिलेगा, सेम प्रोसेस है पूरी। ठीक है, एंड डाइवर्जेंस ऑफ H इज इक्वल टू आयोटा k वेक्टर डॉट H वेक्टर। ठीक है, ये मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसवर्स नेचर वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है, फिर हम इम्पीडेंस देखेंगे। ठीक है, तो वेव इम्पीडेंस क्या होगा यहाँ पे देखना, वेव इम्पीडेंस, वेव इम्पीडेंस Z। ठीक है, वहां पे हम Z0 लिखते हैं, यहाँ Z लिखेंगे। Z इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, मोड ऑफ E अपॉन H। ठीक है, मोड ऑफ E अपॉन H, वहां भी यही फॉर्मूला था। इज इक्वल टू म्यू इंटू सी आएगा, वहां पे आ रहा था Z0 बराबर म्यू 0 इंटू सी, यहाँ पे म्यू 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि म्यू की जगह म्यू हम ले रहे हैं मीडियम के लिए, तो म्यू आएगा इंटू सी। ठीक है, अब आगे देखो, तो Z इज इक्वल टू म्यू और C को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इधर देखना, नहीं नहीं ऐसा, ठीक है, C नहीं लिख सकते हम, C नहीं लिखेंगे, V आएगा यहाँ पे, C नहीं है ना, वहां पे तो C के बराबर आ रही थी वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ अलग है
जिसको हमने क्या लिखा है, v लिखा है। ठीक है, अब देखना इधर, उसके बाद v का मान अभी हमने निकाला था, क्या आ रहा था, अंडर रूट में म्यू इंटू एप्सिलॉन, ये आ रहा था। ठीक है, अभी निकाला था v का मान, ये आ रहा था 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। अब देखो एक म्यू नोट से म्यू नोट, सॉरी म्यू से म्यू कट जाएगा, अंडर रूट में ऊपर बचेगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में म्यू इंटू म्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये z का मान आ जाएगा। ठीक है, ये z का मान आ गया। और सोल्व करो तो z बराबर क्या होगा, देखो अंडर रूट ऑफ म्यू की जगह लिख देंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और इसकी जगह लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब देखो अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जेड नॉट के बराबर होता है। हमने वहां पे जेड नॉट का फॉर्मूला ये निकाला था, तो आ रहा था अंडर रूट में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आ रहा था। ठीक है, तो अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख देंगे, जेड जीरो, और अंदर क्या बचा, म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे ये इम्पीडेंस हो गई, ये वेव इम्पीडेंस हो गया। देखो वहां से चेंज हो गया ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला चेंज है, वहां पे Z0 आता है, या Z0 का अंडर रूट ऑफ म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स आ रहा है, और इन दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो स्वाभाविक बात है इम्पीडेंस ज्यादा होगी। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर वेव की इम्पीडेंस ज्यादा हमको प्राप्त होगी। ठीक है, तो दो चीजें निकाली हमने, जो वेलोसिटी होती है वो तो मीडियम के अंदर स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, और दूसरी बात इम्पीडेंस की बात करें तो वेव इम्पीडेंस जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे।